हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। पार्टी का डिसीजन होगा। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करें। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। अगले 1 घंटे तक मैं आपको ताजी खबरें, उससे जुड़ी अपडेट बताऊंगा। राजनीति की हर बारीकी समझेंगे ग्राउंड पर मौजूद हमारे रिपोर्टर्स से। लेकिन बुलेटिन आगे की एजेंडा की शुरुआत कर लेते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ताजा तस्वीरें संसद भवन से आ रही हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम का यह सम्मान था। बीजेपी संसदीय दल की बैठक अभी भी जारी है। बैठक में मोदी की गारंटी के नारे लगे और देखिए कैसे बीजेपी के नेता स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक बार वहां सुनिए क्या चल रहा है, फिर वापस आपको आगे की अपडेट बताता हूं। जेपी नड्डा ने माला पहनाकर और अंगवस्त्र देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीछे से सांसद लगातार मोदी जी का स्वागत है और मोदी की गारंटी के नारे लगा रहे थे। कुछ इस तरह से बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया और अभी भी ये संसदीय दल की बैठक चल रही है। अब बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा इसमें होगी और तब आगे की रणनीति तय की जाएगी। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी जो 3 राज्यों में जीती है, बीजेपी राजस्थान में जीती है, बीजेपी छत्तीसगढ़ में जीती है और बीजेपी मध्य प्रदेश में जीती है। काफी अहम बात यह कि ये तीनों राज्यों के चुनाव लड़े गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इन राज्यों में रैलियां की थी और उसके बाद बीजेपी को जो जीत मिली है उसी का जश्न संसदीय जो बैठक हो रही है संसदीय बोर्ड की बीजेपी की, उसमें मनाया जा रहा है। अब आपको लिए चलते हैं नीरज पांडे के पास। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। नीरज, जिस तरह से 3 राज्यों में पीएम के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया है तो उसका फायदा जो है बीजेपी को मिला है, लेकिन चेहरा तो पीएम का था, तो स्वागत तो बनता है। ऐसा बिल्कुल स्वागत बनता है और वही दिखाई भी पड़ रहा है। जब संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो सभी सांसद अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए, तालियां बजाई, अपनी जो मेज थी वो थपथपा रहे थे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जैसे अंदर दाखिल हो रहे थे तो लेख गुंजायमान था कि मोदी जी का स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत। तो ये अपने आप में बताता है कि पार्टी के सबसे बड़े नेता जिसके कंधों पर तीनों राज्यों के चुनाव आगे बढ़े और उन्होंने इस चुनाव को रोचक बना दिया, जीत की मुहाने तक ले गए। लगातार लंबे समय से मध्य प्रदेश में सरकार थी, कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन प्रधानमंत्री ने सारे मिथक तोड़ते हुए पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई। राजस्थान में सरकार बदली, राजस्थान में कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत का जादू चल रहा है, वो जादू फीका हो गया और वहाँ पे भाजपा की सरकार बनी। सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट छत्तीसगढ़ का रहा, जहाँ पे भूपेश बघेल की एक अलग छवि थी कि नहीं, भूपेश बघेल को तो कोई हरा ही नहीं सकता, वो एक ओबीसी लीडर और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो कितनी ग्राउंडेड है, कितने लोगों के माइक्रो लेवल पर उनको लोग पसंद करते हैं और उसका नतीजा ये रहा कि मोदी की गारंटी है वो विपक्ष की सभी गारंटियों पर
भारी रही। और उसका आज यहाँ पे दृश्य देखने को मिल रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो सभी सांसद, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या मंत्री, क्या जो है दूसरे नेता, सब अपने जगहों में खड़े होकर स्वागत कर रहे थे नीरज पांडे। ये तो हमने बीजेपी के जीत की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हुए ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर करेंगे चर्चा। चुनाव के नतीजे आए, 4 दिन हो चुके। तेलंगाना में आज सरकार बनने जा रही है, रेवंत रेड्डी सीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको सीधा राजस्थान से जुड़ी हुई मैं बताने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस के बीच वसुंधरा राजे दिल्ली में हैं। खबर यह है कि वसुंधरा आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकती हैं। पार्टी आला कमान ने वसुंधरा को दिल्ली बुलाया है, इसलिए वसुंधरा राजे दिल्ली आई हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। वैसे बीजेपी में लगातार मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन चल रहा है, लगातार बैठकें चल रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। जेपी नड्डा, अमित शाह और पीएम मोदी की बैठक हुई और अब वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया है। खबर यह है कि वसुंधरा राजे आज बीजेपी के अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं उनसे मुलाकात कर सकती हैं, क्योंकि आला कमान ने खुद वसुंधरा राजे को बातचीत करने के लिए दिल्ली बुलाया है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पहले से मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं राजस्थान की, क्या अब की बार भी इनकी ताजपोशी हो सकती है? ये सवाल बड़ा है। जयपुर से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे इस पर चर्चा करने के लिए, और जयपुर से ही मनीष शर्मा हमें जानकारी देंगे। दिल्ली से नीरज पांडे आपको दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, कल जो आपने पोस्टर्स दिखाए थे, आज जो वसुंधरा राजे को बुलाया गया है वो दिल्ली में है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री होगा कौन? ये सवाल तो विवेक बना ही हुआ है। देखिए, वसुंधरा राजे के बारे में एक बात तो माननी होगी, बहुत ही सीजन्ड नेता हैं, बहुत ही अनुभवी नेता हैं, और उनके पास एक न सिर्फ अनुभव है बल्कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं राजस्थान के, उन क्षेत्रों में उनकी पकड़ है, ज़मीनी आधार है। तो इतना आप तय मानिए कि उनको नज़रअंदाज करके कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री होने जा रही हैं, ऐसा कोई अभी ना ऐसा संकेत है होने जा रही है, ना ये संकेत नहीं होने जा रही, लेकिन इतना क्लियर है कि उनको भरोसे में लिया जाएगा। वो जो दिल्ली गई हैं उसके पीछे भी एक बड़ी वजह यही है, जो हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उनसे बाकायदा जो भी फैसला लेना है, जिस फैसले को लेकर चर्चा चल रही है, उसमें वो भी एक हिस्सेदार होंगी, उनकी जानकारी में रखा जाएगा। पार्टी आलाकमान की ओर से एकदम क्लियर है कि ऐसी कोई वो संकेत नहीं देना चाहते हैं कि किसी बड़ी नेता को इग्नोर करके या हाशिए पर रख करके कोई चीज की जा रही है, ऐसा ना मंशा है, ना ऐसा कोई संकेत देना चाहते हैं। ये बात जरूर है कि जो वसुंधरा राजे के घर पर विधायकों का जो लगातार आने जाने का तांता लगा था, उसके अर्थ ये निकले थे कि शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, और उसके बाद अगले दिन उन विधायकों का जाना पार्टी दफ्तर शुरू हो गया था। तो ये एक जिसे कहते हैं पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन, जो कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत कुछ होता है, क्या चल रहा है इसको छोड़ दीजिए, क्या प्रोजेक्शन हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, उस परसेप्शन को रेक्टिफाई कर लिया गया है। और मुझे लग रहा है कि आज जो मुलाकात होगी, ये मुलाकात एक तरह की निर्णायक मुलाकात होगी, और जो चेहरे की बात आ रही है वो चेहरा भी तय हो जाएगा। लेकिन इस बात की भी संभावना है कि हो सकता है कि पार्टी इनको कॉन्फिडेंस में रखना चाहती हो और वो जो फैसला ले रही हो उसमें इनकी हामी भी शामिल हो। चर्चा आपसे करते रहेंगे अभिषेक, लेकिन एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है, वो बताते हैं दर्शकों को। सीएम फेस को लेकर बीजेपी में अभी भी मंथन चल रहा है। कल पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई, पीएम मोदी ने अमित शाह के साथ बैठक की, 3 राज्यों के सीएम को लेकर चर्चा की खबर सामने आई थी। कल ही अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी बैठक की थी। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नीरज पांडे लगातार नजर बनाए हुए। नीरज, बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन सा पैमाना है जिस पर तोला जा रहा है कि अभी तक मुख्यमंत्री का नाम क्लियर नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी 2024 का चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को। 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है आगे, यानी कि भाजपा ने जो तय किया है रिकॉर्ड, उसके हिसाब से 400 पार
का उन्होंने एक नया नारा दिया है। तो भाजपा ऐसे में बहुत सोच समझ के मुख्यमंत्री कौन होगा ये सारे फैसले कर रहा है। अभी केवल मुख्यमंत्री की बात नहीं है, मुख्यमंत्री के बाद मंत्री कौन होंगे, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे, तो इन सब में थोड़ा समय लगता है। सारे जो है जातिगत समीकरण सेट किए जाते हैं, चेहरा जो सीएम का हो वो कितना पार्टी के लिए लाभदायक होगा, और फिर ये भी देखा जाता है कि पार्टी को चूंकि लंबे समय तक सस्टेन रखना है, तो इसलिए फ्यूचर में कौन कितने दिन तक चलेगा, ये सारी चीज़ें हो रही। तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी इस पर मंथन कर रही। पिछले 3 दिनों में लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल भी देर रात तक बैठक अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में हुई, अमित शाह प्रधानमंत्री के बीच में बैठकें हुई। तो इन बैठकों का लबुलबाब यही है कि कहीं ना कहीं पार्टी एक सही चेहरे की तरफ बढ़ रही है। अब आज जो कि वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई, देर रात करीब 12 बजे वो लैंड की और उसके बाद सीधा वो अपने घर पहुंची। अभी भी जब हम आप बात कर रहे हैं तो उस समय वो अपने जो लेखा विहार स्थित उनका जो घर है उसमें मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि वो उन्हें बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी डॉटर इन उनकी बहू बीमार है, उनको देखने जा रही हूँ। तो ये बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं। क्योंकि वसुंधरा राजे दिल्ली आई हैं, आला कमान से मिलेंगी, नहीं बोल रहा है बहुत सारे अभी भी कोई खुलकर ये बोलने को तैयार नहीं है कि कोई दूसरा नाम भी सामने आ सकता है। मनीष शर्मा जयपुर से जुड़े हुए हैं, ये जान लेते हैं। मनीष, एक बात बताइए कि जो पूरा चुनाव है उसमें वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर तो गायब दिखी थी, उनमें उतनी बात, मतलब वो कैंपेन उतना नहीं कर रही थी, और बीजेपी ने भी उसको साइड किया था। पीएम के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा, पीएम के फेस पर चुनाव लड़ा। तो अभी क्या हो सकता है, कहां पेच फंसा हुआ है? विवेक, दो बात तो बिल्कुल क्लियर है। ये बात जो आपने कही कि वसुंधरा राजे को पार्टी ने अधिकृत तौर पर कभी भी अपने कैंपेन का हिस्सेदार नहीं बनाया, ना ही किसी समिति में वो शामिल थी, लेकिन बावजूद उसके वसुंधरा राजे ने पूरे राजस्थान में घूम घूम कर तकरीबन 49 प्रत्याशियों के लिए 50 से ज़्यादा सभाएं की, तो और उसके बाद 36 प्रत्याशी जीत करके भी आए। तो कैंपेन में वसुंधरा शामिल रही अपनी तरफ से। अब सबसे बड़ा सवाल कि पेच कहाँ फंसा है। पेच फंसा है विवेक तीनों राज्यों में, क्योंकि रमन सिंह, शिवराज चौहान और दूसरा इसके अलावा मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे का नाम। अगर तीनों जगह पर पुराने चेहरों को लाया जाता है तो यकीन मानिए वसुंधरा के अलावा दूसरा कोई नेता राजस्थान में नजर नहीं आएगा। लेकिन लगता है कि बीजेपी ने अपने फॉर्मूले में अगर कोई बदलाव किया तो नए चेहरों को आगे लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो नीरज ने अभी उठाया, चूंकि पार्टी के सामने लक्ष्य साल 2024 है, 400 सीटों का जो एक टारगेट फिक्स किया गया है उसको लेकर के, तो ऐसे में नए चेहरे पर कितनी ज्यादा रिस्क ली जा सकती है, ये फैक्टर सबसे अहम होगा। वसुंधरा राजे का दिल्ली जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, पार्टी के नेताओं ने उन्हें बुलाया है। संसदीय बोर्ड के बाद ये तय है कि वसुंधरा कुछ वहां नेताओं से मुलाकात करेंगी। अब वसुंधरा से मिलकर पार्टी या तो उन्हें मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आज भी 45 विधायक वसुंधरा समर्थक हैं और उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी विवेक, तो ये काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि समर्थक हैं इसलिए भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज की मुलाकात के बाद उम्मीद है कि बहुत कुछ साफ हो जाएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े थे। अभिषेक उपाध्याय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज पांडे का धन्यवाद, मनीष शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं आपको लेकर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, बड़ी अपडेट जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में भी सीएम फेस अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सीएम को लेकर वीडी शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, जबकि अब तक यह माना जा रहा था कि वीडी शर्मा भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन उनका एक बयान कि 1-2 दिन में हो जाएगा फैसला, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरा करूंगा। लेकिन वीडी शर्मा ने यह भी कहा है कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। और क्या कहा है पूरा सुनाते हैं आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब। सर, ये जो कुहासा चल रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कब तक खत्म होने को उम्मीद है? बढ़िया जी, इसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व है वो इसके बारे में तय करेगा, और कौन कार्यकर्ता को क्या काम देना है ये तय करने का काम भारत के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व इस काम को बैठक की कोई इसके बारे में अभी मतलब हम लोग अपने काम में लगे हैं। इस प्रकार की कोई सूचनाएं ना है, जब तय हो जाएगा तो सूचना मिल जाएगी। आपका नाम भी मुख्यमंत्री के कंटेंडर? मैं 1% भी न मेरा नाम कहीं है, न किसी प्रकार का मुझे इस सारे उससे, हम अपने काम में लगे हैं। लीडरशिप आपकी रही और बड़ी जीत भी ली। ये तो देखिए ये सभी कार्यकर्ताओं का काम है। मैं आपको ब्रिजेश जी एक बात कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का एक चुनाव
कोई एक व्यक्ति ने नहीं लड़ा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं, मध्य प्रदेश के मन में मोदी थे, तो उनके नेतृत्व में टीम स्पिरिट से चुनाव लड़ा, अमित शाह जी की रणनीति पर, नड्डा जी के आशीर्वाद से। और आज हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, बूथ बूथ का कार्यकर्ता इस बार, आपको ध्यान में, वो मैंने कहा था कि एक हाथ में विकास का झंडा और एक हाथ में गरीब कल्याण का झंडा, और झंडा ऐसे नहीं था, डंडे में झंडा लगा करके खड़ा था। ये झूठ बोलने वाली ताकतों को, सनातन को समाप्त करने वाली ताकतों को, दोहरे चरित्र की राजनीति को, इस देश के अंदर कांग्रेस फूट डालो राज करो, जो अंग्रेजों के जीन्स के अंदर हैं, इनको बूथ बूथ पर जवाब दिया है। और इसलिए 51% के टारगेट पर हम 49 तक पहुंच गए, जो आगामी लोकसभा में और इतिहास बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा को आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं कि मैं सीएम रेस में नहीं हूं, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वो निभाऊंगा। अब आगे बढ़ते हुए बगल वाले राज्य चलते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरी सीएम पद को लेकर महत्वाकांक्षा नहीं है। रमन सिंह का है यह बयान, जो पार्टी तय करेगी वही होगा। रमन सिंह और क्या कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं आपको डिटेल में। तीन बार सरकार का नेतृत्व आप कर चुके हैं, क्या चौथी बार ये जिम्मेदारी निभाने के लिए आप तैयार हैं? आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना। तो रमन सिंह की महत्वाकांक्षा तो है नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सीएम फेस से जुड़ी एक और बड़ी खबर जान लीजिए। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का भी बयान सामने आ गया है। वो भी ये कह रही है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो निभाऊंगी, पीएम के विजन को आगे बढ़ाएंगे, ये कहना है रेणुका सिंह का। डिटेल सुना देते हैं आपको। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह हमारे साथ हैं। रेणुका जी, क्या इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? ये मैं नहीं जानती हूं। आप एक विधायक से और भारत सरकार के राज्य मंत्री से बात कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी उसी को मिलती है जो अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुका होता है। आप अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी हैं, क्या आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? बस अभी भी मैं उस लाइन को दोहराती हूं कि मैं विधायक, सांसद और अभी भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हूं, और पार्टी मुझे जब भी जो जिम्मा देगी मैं वही करूंगी। लेकिन आप संगठन में भी इतने लंबे सालों तक रह चुकी हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं, अब अगला पद, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है कि इस सरकार का नेतृत्व की करने को मिले? मेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ और सिर्फ यही है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की बहुमत आ चुकी है, हमारी सरकार बन रही है। सरकार बनने के बाद हम 5 साल, पिछले 5 साल में जो छत्तीसगढ़ की जनता का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करते हुए माननीय मोदी जी का जो विजन है और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का ये जो छत्तीसगढ़ है, इसे सजाने सवार। इन अटकलों को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि आदिवासियों का वोट तीनों राज्यों में बीजेपी को बहुत मिला है, महिलाओं का वोट छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बम्पर मिला है। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस जीत का सेहरा एक महिला आदिवासी के चेहरे पर बांधा जाएगा। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय संगठन, प्रदेश संगठन से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं अभी भी एक लाइन में कह रही हूँ कि मैं वो कार्यकर्ता हूँ जो हमेशा संगठन के बताए हुए रास्ते पर चलती हूँ। तो आपने रेणुका सिंह को सुना। हम तो यही कहेंगे कि चलिए ये भी ठीक है, क्योंकि जिन राज्यों में सीएम फेस पे चर्चा हो रही है, जिनका नाम है उस रेस में, वो कह रहे हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देंगी वो निभाएंगी, मुझे नहीं पता। और बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। अपडेट हम आपको बताते रहेंगे, जो भी खबर होगी आपको बताते हैं। एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3 बजे दिल्ली आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है उस पर लेकर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ 3 बजे दिल्ली आ रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। संजय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। संजय, क्या क्या संभावनाएं हैं? मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी, उसके साथ और क्या होगा? देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 3 में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा चुका है। अब लोकसभा का चुनाव बहुत अहम है और कहा जाता है कि यूपी को जीते बगैर दिल्ली की सत्ता पाना आसान काम नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं उनको किस तरह से अंजाम दिया जाना है, उसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व से आज महत्वपूर्ण चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और उसी चर्चा में ये भी विषय शामिल होगा, चूंकि जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में बहुत अहम रोल निभाते हैं और उन जातीय समीकरणों के आधार पर कुछ मंत्रिमंडल विस्तार
होने की तैयारी भी है, फेरबदल होने की तैयारी है। और आपने देखा था किस तरह से ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको, और दारा सिंह चौहान जो घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उन दोनों को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा गया है। और इन दोनों के ही मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं लगातार हो रही थी, लेकिन इस पर कोई अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं पार्टी पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। तो इन दोनों को चेहरों को शामिल करने को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और साथ ही साथ जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, दूसरी बार योगी सरकार आने के बाद से सभी से रिपोर्ट कार्ड लिया गया है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनको भी बदला जा सकता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण विषय है जिनको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे। लंबी चर्चा होगी, लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी, और साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल विस्तार है या अन्य जो विषय हो सकते हैं उन सभी पर बातचीत होगी। विवेक, यह बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं संजय त्रिपाठी की जो कुछ पुराने चेहरे हैं वो बदले जा सकते हैं और कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए एक बार आपको फिर से ताजा तस्वीरें दिखाते हैं संसद भवन से, जहां बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम का जो सम्मान किया गया, ये उसकी तस्वीरें हैं। जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, और बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही थी, अभी भी जारी है। जब शुरू हुई तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक में मोदी की गारंटी के नारे लगे और स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। स्वागत है मोदी जी का स्वागत है के नारे लगाए। एक बार आप नारे सुनिए, फिर आता हूं तो बाकी की जानकारी देता हूं। एक ही गारंटी, मोदी की गारंटी, उसके नारे स्वागत है मोदी जी का स्वागत है। क्योंकि 3 राज्यों में जब चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां किए जा रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ये पूरा चुनाव जो है वो लड़ा गया था। उसके बाद जो जश्न मनाया गया बीजेपी के अंदर और अभी भी मनाया जा रहा है, हम उसकी तस्वीर जो है वो लगातार दिखाए जा रहे हैं। और ये भी है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद आए हैं, तब से कई राज्यों में जीत तो मिली है और पीएम के फेस पर ही जीत मिली है, क्योंकि वो लगातार जो है वो कैंपेन करते रहते हैं और पीएम का चेहरा ही बीजेपी के ओर से आगे रखा जाता है। उसी का जो जश्न है जो अभी फिलहाल मनाया जा रहा है संसदीय दल की बैठक में, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए, राजस्थान में सीएम का सस्पेंस क्या अपने फाइनल राउंड में पहुंच गया है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि इस सस्पेंस के केंद्र में रही हैं वसुंधरा राजे। अब वो दिल्ली पहुंच गई। वसुंधरा आज बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं से भी वसुंधरा की मुलाकात हो सकती है। आज की इन मुलाकातों के बाद राजस्थान के सीएम फेस पर और तस्वीर साफ हो जाएगी। पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। जयपुर से अपनी ताकत दिखाने के बाद राजस्थान की सियासत का केंद्र बनी वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई हैं। बुधवार देर रात जब वसुंधरा दिल्ली के लिए रवाना हुई तो सवाल यही था कि आखिर उनके दिल्ली दौरे का मकसद क्या है? क्या बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान के लिए सीएम फेस तय कर लिया है? इन सवालों का जवाब हम बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए वसुंधरा ने खुद क्या कहा। मैम आज आई हैं, क्या एजेंडा रहने वाला है? सियासत में चुप्पी भी एक अस्त्र है, लिहाजा वसुंधरा ने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया। लेकिन राजस्थान के सीएम पद के लिए चल रही उठापटक के बीच वसुंधरा के दिल्ली दौरे का मकसद सिर्फ पारिवारिक नहीं है, ये दौरा शुद्ध सियासी है। वसुंधरा बीजेपी आलाकमान के बुलावे पर दिल्ली पहुंची है। आज सुबह 10:30 बजे वसुंधरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। दिन में वसुंधरा राजे बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं। महारानी दिल्ली पहुंची तो ये सवाल भी दिल्ली पहुंच गया है कि आखिर राजस्थान का सीएम कौन होगा? क्या तीसरी बार महारानी के सिर ताज सजेगा या दिल्ली में कोई चौंकाने वाला फैसला होगा? कि वसुंधरा राजे का नाम पहले से मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर नहीं कहा गया, इसलिए ये असमंजस बना हुआ है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी। वो 2 बार की सीएम है, वो जहाँ जाती है लोगों को आकर्षित करती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन
जनता की पसंद कुछ और हो सकती है और आलाकमान की पसंद कुछ और हो सकती है। जैसे कि चर्चा है कि आलाकमान उन्हें शायद सीएम बनाना नहीं चाहती, ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ पूरे राजस्थान में, खासतौर पर बीजेपी में। सीएम पद के लिए अकेले वसुंधरा रेस में नहीं है। वसुंधरा के अलावा दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौर, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी चर्चा में है। इन चर्चाओं के बीच दिल्ली में होने वाले फैसले से पहले वसुंधरा ने 4 दिसंबर को ही जयपुर में डिनर डिप्लोमेसी के जरिए अपनी ताकत दिखा दी थी। वसुंधरा समर्थकों ने तभी दावा कर दिया था कि चर्चा चाहे जो भी हो, 70 से ज्यादा विधायक महारानी के साथ है। लीडर है तो निश्चित रूप से जाते ही क्यों नहीं जाते, बधाई देने के लिए गए, वहाँ लोगों से मिलने जुलने गए। नेचुरली वो तो विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें विधायक अपनी राय देंगे और फिर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हालांकि आलाकमान को ताकत दिखाने के बाद वसुंधरा का अंदाज थोड़ा बदला। वसुंधरा के घर के बाहर मोदी की गारंटी वाले होर्डिंग लग गए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान से वसुंधरा की बात हुई है। वसुंधरा ने पार्टी लाइन के साथ रहने का भरोसा दिया है। राजस्थान बीजेपी के दूसरे दिग्गजों के साथ बीजेपी आलाकमान चर्चा कर चुका है। ऐसे में वसुंधरा के दिल्ली दौरे की अहमियत और बढ़ जाती है। वसुंधरा ऐसे वक्त में दिल्ली पहुंची है जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है और बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ही सीएम के चेहरे पर मुहर लगने की संभावना है। ऐसे में आज दिन भर राजस्थान की सियासत पर नजर रखने वालों की नजर दिल्ली पर होगी। अब आपको लिए चलते हैं सीधे तेलंगाना। वहां पर रेवंत रेड्डी का राज तिलक हो रहा है। बड़ी खबर जान लीजिए, इससे जुड़ी हुई आ रही है तेलंगाना से। बड़ी खबर यह कि तेलंगाना में आज सीएम का शपथ ग्रहण होना है। रेवंत रेड्डी आज सीएम पद की शपथ लेंगे। भट्टी विक्रमार्क डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। करीब 12 मंत्री भी शपथ ग्रहण में आज शामिल होंगे और शपथ ले सकते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैदराबाद पहुंचे हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को भी न्योता दिया गया है। यह बड़ी खबर आपके लिए एक बार फिर से यह पूरी बड़ी खबर बता देता हूं कि रेवंत रेड्डी सीएम पद की शपथ लेंगे और भट्टी विक्रमार्क, जिनका नाम भी सीएम की पद में आगे चल रहा था लेकिन रेवंत सीएम बन रहे हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और आज 12 जो मंत्री हैं वो भी शपथ ले सकते हैं। रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां क्या हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होते ही हैदराबाद में गतिविधियां तेज हो गई हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शपथ ग्रहण 7 तारीख को 10:28 सुबह 10:28 पर शपथ ग्रहण का मुहूर्त रखा गया है। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम के लिए नामित रेवंत रेड्डी के साथ कुछ उप मुख्यमंत्री और कुछ कैबिनेट के मंत्री यहाँ पर शपथ ग्रहण लेंगे। ये एलबी स्टेडियम है, काफ़ी ऐतिहासिक स्टेडियम माना जाता है, काफ़ी ऐतिहासिक ग्राउंड माना जाता है। यहाँ पर शपथ ग्रहण की तैयारियाँ की जा रही हैं। आला अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, म्यूनिसिपैलिटी के, उसके अलावा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, फायर सेफ्टी के, वो यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि न सिर्फ राज्य के बल्कि अन्य कांग्रेस। ये आशीष की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। अब आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। आशीष हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये वाला पेच कैसे सॉल्व हुआ कि रेवंत रेड्डी सीएम बनेगा। हालांकि मुझे याद होगा आप भी उस दिन लाइव थे जिस दिन तेलंगाना की वोटिंग हो रही थी। रेवंत रेड्डी कैमरे पर आए तो उनका कॉन्फिडेंस शुरू से इतना हाई था कि वो कैमरे पर आकर दावा कर रहे हैं कि पार्टी मेरे नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और सीएम मैं ही बनूंगा, 7 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन भट्टी विक्रमार्क का नाम भी बहुत आगे चल रहा था। ये खेला कैसे हुआ? जी देखिए, अगर हम बात करें बिहाइंड द कर्टन कैसे पूरी चीज़ें फाइनलाइज हुई, तो रेवंत रेड्डी दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने से पहले रेवंत रेड्डी के रिजल्ट के तुरंत बाद भट्टी विक्रमार्क का उत्तम कुमार रेड्डी, दो जो अपोनेंट थे रेवंत रेड्डी कैंप के, दोनों सीएम पद के दावेदार थे, वो भी दिल्ली पहुंचते हैं। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात होती है। इस दौरान केसी वेणुगोपाल और एआईसीसी आलाकमान यहाँ से जो ऑब्जर्वर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के डीके शिवकुमार को, उनको समन किया जाता है। उसके बाद बैठकों का दौर चलता है दिल्ली में। भट्टी विक्रमार्क को बनाने की कोशिश की जाती है। भट्टी विक्रमार्क दलित चेहरा रहे हैं तेलंगाना के कांग्रेस राजनीति में। उसके अलावा 3 बार से ज़्यादा के एमएलए हैं, 2009 से लगातार एमएलए बनते आ रहे हैं। तो उनकी दावेदारी और उनका जो पूरा का पूरा उनकी लॉबिंग थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी। लेकिन आखिरकार
आला कमान ने इस नतीजे पर पहुंचा और इस बात की कंफर्मेशन दी कि नहीं, रेवंत रेड्डी एग्रेसिव फेस हैं। उन्होंने जो बीआरएस चीफ केसीआर को डायरेक्टली टेक ऑन किया है, डायरेक्टली उन पर अटैक करते रहे। उनके वो कहीं ना कहीं इस कैंपेन का चेहरा थे, तो उनके नाम पर ही सहमति बनी। वट्टी विक्रमार्का को तैयारियों को जल्दी दिखा दीजिए, संतोष करना पड़ा। इसके अलावा अब तो आशीष हमारे साथ जुड़े थे, हम वापस उनके पास लौटेंगे और तैयारियां क्या चल रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच एक जरूरी बयान आपको बताना जरूरी, गिरिराज सिंह के बयान का विरोध हो रहा है। गिरिराज सिंह के खिलाफ टीएमसी का अभी प्रदर्शन चल रहा है। टीएमसी की महिला सांसदों ने विरोध जताया है, गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया है, गिरिराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह को लगातार टीएमसी घेरने की कोशिश कर रही है जब से उन्होंने ममता बनर्जी पर बयान दिया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे टीएमसी के जो नेता हैं गांधी प्रतिमा के पास विरोध जता रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं गिरिराज सिंह के ऊपर, क्योंकि गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया था, अब कहा जाने लगा है कि गिरिराज सिंह ने महिला का अपमान किया है। इसलिए टीएमसी के जो सांसद हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। टीएमसी के नेता लगातार गिरिराज सिंह को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम आपको तस्वीर संसद की दिखा रहे हैं, गांधी प्रतिमा के नीचे विरोध किया है। अब आपको आगे बढ़ते हुए टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, उनसे बातचीत की है मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ने, उनसे जानते हैं। महुआ मोइत्रा हमारे साथ में है। महुआ जी, गिरिराज जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठाया, तो उसमें गलत क्या है, महिला के ऊपर नहीं? गिरिराज जी के भाषा आपने देखे, वो अपने नाम के पहले शांडिल्य लिखते हैं। तो शांडिल्य क्या है? गोत्र है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो एक मशहूर कविता है कि जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है और भारत अपने ही घर में हार गया है। तो इन जैसे पापी जिनके पास गुण नहीं गोत्र प्यारा है, जो अपने नाम के आगे गोत्र लिखते हैं, इनके लिए आज भारत, हमारे संस्कार, हमारे महिला, हमारे जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो जेंडर इक्वालिटी है, वो सब खत्म हो गया है सिर्फ इन जैसे आदमियों के लिए। और गिरिराज सिंह जी और बीजेपी जो है वो कभी महिला को एक पोजीशन ऑफ पावर, एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में देख ही नहीं सकते। उनसे सख्त, उनको नारी से सख्त नफरत है। वो मान ही नहीं पाते कि कोई महिला मुख्यमंत्री आज इंडिया में है जिसके पापा के कंधों पे हाथ रख के महिला नहीं मुख्यमंत्री नहीं बनी है, किसी भाई के ऊपर नहीं रख के, किसी हस्बैंड के ऊपर, जो खुद के बल पे आज खड़ी होकर यहाँ पे आई है। ये वो तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। तो और ये भाषा तो आपने देखा, और इतने झूठे है वो, एक मंत्री होकर ऐसा झूठ बोल रहा है। वो शाम सुबह कह दिया ठुमका लगाना, और ठुमका सिर्फ दिखा भी दिया कैसे ठुमका लगाते, और शाम को कह रहे कि हमने नहीं कहा। तो इनसे ऐसे झूठा आदमी ये मंत्री बन गए, ये तो हम कहते हैं ये दिस इज इंडिया शेम, जो ऐसे लोग आजकल मंत्री बन गए। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि बंगाल में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीबी है, लोगों को जो है रोजगार नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री वहां जा करके वो क्या कर रहे हैं? 15,000 करोड़ हमारे गरीबों का पैसा, जो गरीब काम कर लिया है। आपके घर में कोई काम करता है और महीना के एंड में आप उनको तनख्वाह नहीं देते? जो गरीब लोग नरेगा के अंडर में काम किया है, 6,900 करोड़ रुपया, 7,000 करोड़ रुपए, वो बंगाल का पैसा, वो जेब काट के वो पैसा खुद के पास रख रहे उनके मंत्रालय। उनको शर्म नहीं आती बंगाल के बारे में बात करते हुए? तो महुआ मोइत्रा को आप सुन रहे थे, वो हमलावर हैं गिरिराज सिंह पर। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं गिरिराज सिंह का वो बयान जिसको लेकर टीएमसी लगातार विरोध कर रही है। ममता जी आजकल तीसरी दुनिया में चल रही है। पूरा बंगाल भ्रष्टाचार के आकंत में डूबा है। गरीबों का हक छीन करके भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन फिल्म फेयर में सलमान खान के साथ ठुमके लगा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस राज्य में गरीब लुट रहे हों, भ्रष्टाचार हो, और उसके मुख्यमंत्री जश्न मना रही हैं, ठुमके लगा रही हैं, ये उचित नहीं। लेकिन ये उनका ये कहना है कि ये तो फिल्म जो है फेटर्निटी को लेकर के एक फेस्टिवल है, वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँची हुई है। तब फेस्टिवल में ठुमके लगाना कौन जरूरी है? वो रहती कुर्सी पर बैठी हुई जश्न मना रही हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, ममता बनर्जी जश्न मना रही हैं और लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। तो ये ठुमके लगाना कौन जरूरी है कहते हुए गिरिराज सिंह कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं, और इसको लेकर अब टीएमसी हार मानने वाली नहीं है, विरोध कर रही है लगातार, और ऐसा लग रहा है कि विरोध आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मामला हम आपको देंगे पूरी अपडेट हर पल की। लेकिन आगे का एजेंडा में मेरे साथ इतना ही।